हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हाँ, तो कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखो स्कूल में या कहीं भी पेपर्स तो होने हैं वैसे, एंड लॉकडाउन में वैसे पढ़ाई तो हो नहीं पाती है, एंड ऑनलाइन ही सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट मीन्स है पढ़ाई करने का। एंड आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा होगा मेरी वीडियोस से, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा होगा अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने में। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, जिस चीज़ की भी कर रहे हो, चाहे आप 9th में हो उसमें भी हेल्प मिल रहा होगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच बहुत अच्छा सपोर्ट किया आपने, एंड इस तरह से हम आपको भी हेल्प करते रहेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस तरह से आप लोग सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करते रहो, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिलता रहे, वीडियोस आपको टाइम पे अवेलेबल हो जाए, जैसे ही मैं अपलोड करूँ वैसे आपको मिल जाए, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, पिछली क्लास में मैंने जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कुछ फार्मूले। तो थोड़ा सा मैं फार्मूला आपको बताऊंगा, जिस फार्मूला बता करके आज मैं रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। रदरफोर्ड मॉडल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली, तो उसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही पार्ट है ये, देखा जाए तो। पहले मैं आपको कुछ फार्मूला वगैरह बता दूँ ताकि उससे आप जो है अवेयर हो जाओ। जैसे मैंने आपको कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस बताए थे पिछले क्लास में, तो पॉलीएटॉमिक आयंस में क्या था कि उसमें आप लोगों ने ये देखा था कि 4-5 पॉलीएटॉमिक आयंस में बताए थे, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं फार्मूले के बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला के लिए आपको सिंबल लिखना है, सिंपल सा, कि Ca कैल्शियम का सिंबल होता है, हाइड्रोक्साइड पे जनरली OH आता है, ठीक है। इस तरह से आपको सिंबल लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसकी वैलेंसी देखनी है, कैल्शियम की वैलेंसी। एटॉमिक नंबर कैल्शियम का कितना होता है आप लोगों को पता है, 20 होता है। इसका कॉन्फिगरेशन लिखोगे 2, 8, 8 और 2, लेकिन इस तरह से इसका कॉन्फिगरेशन है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, तो आप इसकी वैलेंसी नीचे यहाँ रख दोगे, ठीक है। OH हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी आपको मैं बता चुका हूँ पहले से ही, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, ठीक है। अब जैसे ही लिखोगे आप इसको क्रॉस कर देना, जैसे क्रॉस करोगे आपका ये फार्मूला रेडी, ठीक है। यानी कि इसका जो फार्मूला हो जाएगा आपको वो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका फॉर्मूला। यानी कि ये 2 है ना, ये 2, ये O को भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ऐसे में ब्रैकेट लगाना पड़ता है इस तरह के फॉर्मूले में। इसको बोलते हैं कैल्शियम और OH से हाइड्रोक्साइड। इसके नाम का भी पता कर सकते हो, और जैसे से आप नाम जनरली जानोगे इसका, तो आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि बार बार ये कंपाउंड्स आपके सामने आएगा, ठीक है। अच्छा, इस CaOH का मैं बता देता हूँ एक बात आपको। इस CaOH का जनरली 2 नाम है, एक केमिकल नेम है, एक कॉमन नेम है। केमिकल नेम इसका तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और कॉमन नेम इसका है लाइम वाटर। लाइम वाटर के नाम से भी इसको जानते हैं, लाइम वाटर, लाइम वाटर, या फिर इसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्चुअली बनता किससे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो बनता है CaO से। CaO क्या है फिर, CaO में जब हम पानी इसमें मिलाते हैं, यानी कि इसमें वाटर जनरली मिक्स करते हैं, तो जैसे इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो इसमें इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला वो फॉर्मेशन हो जाता है। CaO है क्या वैसे, आप लोगों ने मार्केट में चूना देखा होगा, वाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल होता है। CaO का याद रखना आप लोग, वाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल होता है। इसका कैल्शियम ऑक्साइड नामक केमिकल नेम, और इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। क्या है, क्विक लाइम, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसका कॉमन नेम, इसका केमिकल नेम वगैरह पूछ लिया जाता है। इसका यूज़ पूछा जाता है अक्सर, CaO का यूज़। तो वाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल होता है, घरों में वाइट वॉशिंग करवाते हैं लोग। ये एक फार्मूला हो गया आपका। दूसरा फार्मूला आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ दिया मैंने एल्युमिनियम सल्फेट का, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर एग्जाम्पल ये है, एल्युमिनियम का A हो गया सिंबल। या नाइट्रेट का फिर बता दो, नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 होता है। एल्युमिनियम नाइट्रेट का बता देता हूँ मैं पहले, एल्युमिनियम नाइट्रेट। सल्फेट का मैं पिछली क्लास में बताया था। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है भाई 3, क्योंकि 13 एटॉमिक नंबर होता है। वैलेंसी में शायद आपको कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होने वाली है, बिकॉज मैं बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो, आप देख सकते हो जाकर, मैं लिंक में उसमें सब्सक्रिप्शन में डाल दिया है। नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी है 1, तो वैलेंसी क्या होगा, एक्सचेंज होगा। Al के पास कितना आएगा, Al के पास 1 आया, कि Al पे कुछ नहीं रहेगा। NO3 के पास कितना गया, NO3 पे हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और इसको 3 को AlNO3 का होल प्राइस, ठीक है। ये एल्युमिनियम नाइट्रेट हो गया। इस तरह के फॉर्मूले आप बना सकते हो, ठीक है। और काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे फॉर्मूला, और आपको ये 2 सेकंड में लगेगा, जब आपको ये हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, तो 2 सेकंड में लगेगा आपको इसको करने में, ठीक है। तो चलो इन सब बातों को थोड़ा सा अब इसको स्किप मैं ही करता हूँ, और फिर मैं उस पर आता हूँ रदरफोर्ड मॉडल पे। रदरफोर्ड मॉडल में एक्चुअली क्या है,
उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रदरफोर्ड मॉडल से। ये नहीं कि काफ़ी सारे उसके रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी बात करता हूँ। मॉडल देखो, रदरफोर्ड मॉडल जो दिया गया था वो काफ़ी चीज़ें, जो काफ़ी मॉडल्स दिए गए, रदरफोर्ड मॉडल था, थॉमसन मॉडल था, नील्स बोर मॉडल है, वो इसलिए दिया गया ताकि लोगों को स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता चले, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ समझ में आए, और एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए सब सारे मॉडल्स दिए जाते थे, ठीक है। तो मैं चलो आज रदरफोर्ड मॉडल की बात करता हूँ। रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को जानना चाहा एटम के, तो उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट एक्चुअली दूसरे नाम से भी जाना जाता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है उनका जो मॉडल है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया था, 1911 में 1911 में उनका एक्सपेरिमेंट हुआ था ये। उसमें उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया था, गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था, गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था। रदरफोर्ड मॉडल है जनरली, रदरफोर्ड मॉडल कब किया था, 1911 में। किस पे किया था, गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड के बारे में थोड़ा सा जान लो, गोल्ड फॉइल पे क्यों किया था इन्होंने। गोल्ड जनरली क्या है, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 79 होता है एटॉमिक नंबर इसका। और गोल्ड ही क्यों लिया था, बिकॉज गोल्ड की शीट लेने की पीछे वजह ये थी कि गोल्ड की एक खास प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है इसकी कि गोल्ड बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है, मेलेबल एंड डक्टाइल भी होता है। मेलेबल मतलब आघातवर्धनीय, हिंदी में इसको कहते हैं। इसको जितना चाहो पीट करके जितनी पतली चादर चाहो बना सकते हो, शीट बना सकते हो, ठीक है। और इसकी कितनी थिकनेस ली थी, पेपर में क्वेश्चन आता है इसकी थिकनेस क्या थी, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट पर लिया था इसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। इसकी ये थिकनेस थी, ये थिकनेस लिया था उन्होंने। वैसे ऐसे भी कहा जाता है एटॉमिक फॉर्म में कि 1000 एटम जैसी जितनी इसकी थिकनेस थी, 1000 एटम के बराबर इसकी थिकनेस थी। वैसे अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो हम कितना लिख सकते हैं इसको, 0.0004 सेंटीमीटर। जब इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था, गोल्ड शीट लिया था, कुछ इस तरह से उन्होंने किया, एक शीट लिया उन्होंने, ठीक है। इस शीट पे उन्होंने क्या किया, अल्फा रे या अल्फा पार्टिकल भी इसका कह सकते हो आप, अल्फा पार्टिकल का इस पर क्या किया, बम्बार्डमेंट क्या बम्बार्डमेंट किया, अल्फा पार्टिकल का इसका बम्बार्डमेंट हुआ। जब अल्फा पार्टिकल का अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। अल्फा पार्टिकल इस तरह से आपने बहुत सारे पार्टिकल्स पढ़े होंगे, अल्फा पार्टिकल पढ़ा होगा या अल्फा रे पढ़ा होगा आपने, बीटा रे पढ़ा होगा आपने, गामा रे पढ़ा होगा आपने कहीं पर, लेकिन ये है क्या, ये क्या है मैं बता दूँ आपको शॉर्टकट में। अल्फा रे क्या है, अल्फा रे एक्चुअली क्या है, हीलियम का, ये हीलियम का पॉजिटिव आयन है, हीलियम का पॉजिटिव आयन है। हीलियम का पॉजिटिव आयन का क्या मतलब भाई, क्योंकि हीलियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, और जब ये कोई एटम लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इसका पॉजिटिव आयन है, हीलियम का पॉजिटिव आयन है। बीटा रे क्या है, बीटा रे जनरली एक ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जनरली हम बीटा रे कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और ये जो हमारा गामा रे है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इसको हम लोग गामा रे, तो ये अल्फा रे है, बीटा रे, गामा रे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो भाई एक बात तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि अल्फा रे का जो नेचर था वो क्या था, पॉजिटिव था, यानी कि प्लस था, ठीक है, इट्स ओके। अब जब इन्होंने इसका बम्बार्डमेंट किया तो काफ़ी ऐसे पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि अपने पाथ से क्या हुए, डाइवर्ट हो गए, अपने पाथ से क्या हुए, डाइवर्ट हो गए। काफ़ी ऐसे थे जो सीधे सीधे पास कर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता पास करने में, काफ़ी ऐसे थे जो सीधे सीधे पास कर गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो कैसे हुए, डाइवर्ट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल तो ऐसे थे कि वो आए, जिस पाथ पे आए उसी पाथ पर क्या हुआ, वो वापस चले गए, यानी कि वो वहीं से बाउंस बैक हो गए, हम कह सकते हैं ऐसे। ठीक है भाई, इन तीनों को इन्होंने अच्छे से बताया, ठीक है। ये तो इनका चलो ऑब्जर्वेशन था, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है, इन्होंने ऐसा क्यों हुआ भाई, तो पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कुछ अल्फा पार्टिकल जब डायरेक्ट पास हो गए थे तो उन्होंने उसका ऑब्जर्वेशन था कि पास हो गया डायरेक्टली, बहुत ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे। तो इसका मतलब ये है कि जो एटम है उसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस ऐसे होते हैं जो वैकेंट होते हैं, खोखले होते हैं, खाली होते हैं, उनका इसका जो कंक्लूजन है वो ये है। दूसरे केस में क्या हुआ, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आप देख रहे होगे डाइवर्ट हो गए, है ना, डेविएट हो गए, अपने पाथ से डेविएट हो गए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव हीलियम का पॉजिटिव पार्टिकल है, एक्चुअली जब ये गए तो उसके रास्ते में कहीं ना कहीं पॉजिटिव पार्टिकल्स मिला होगा एटम में, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिव पार्टिकल रहा होगा, जिसकी वजह से वो वहाँ गए और वहाँ से वो डेविएट हो गया, यानी कि रिपल्सिव फोर्स की वजह से वहाँ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। ठीक है, थोड़े बहुत प्रेजेंट होंगे वहाँ पर,
लेकिन तीसरे केस में क्या हुआ, जब जाके वो डायरेक्ट उसी पाथ पर वापस आ गए, मीन्स के जहाँ से वो पाथ पे वापस आए वहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल जो है उसका बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट रहा होगा, बहुत भीड़ रही होगी, इसीलिए ये पॉजिटिव पार्टिकल आया और इतना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगा कि वो वापस जा ही नहीं पाया, वो आगे जा ही नहीं पाया, वो वापस अपने रास्ते पर ही वापस चला गया। ठीक है, तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन थे, यही तीनों उसका क्या था, कंक्लूजन था रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली कुछ बातें इन्होंने और बताई थी, जैसे कि पहली बात कि जितने मास होते हैं टोटल मास एटम का, वो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस। हाँ, ये न्यूक्लियस वर्ड जो है, न्यूक्लियस वर्ड इन्होंने ही दिया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस वर्ड दिया था एक्चुअली, कि जिस मास से, जिस पार्ट से एटम के सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस चले जा रहे थे, उनको उन्होंने क्या दिया था, उनका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस दिया। ठीक है, अच्छा, सारे के सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, से सारे का सारा मास कहाँ पर है, वो न्यूक्लियस के अंदर में। ठीक है, उसके बाद जनरली उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, और ऑर्बिट्स में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे ये एटम पर न्यूक्लियस है और ये इसके क्या है, ऑर्बिट्स हैं, क्या है इसके, ऑर्बिट्स हैं। तो जो बीच में यानी कि सेंटर में क्या है, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल्स बैठा हुआ है, और इसके जो ऑर्बिट्स हैं इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। उन्होंने एक बात और कहा था कि जो प्रोटॉन्स हैं यानी जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो और भी प्रेजेंट है, लेकिन क्या है कि जो सेंटर पार्ट हमारा, जो मिडिल पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन पार्टिकल यहीं पर प्रेजेंट होंगे, और न्यूट्रॉन्स भी एग्जैक्टली यहीं पर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, इनकी कमी थी इनके इसमें, कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं करी थी, कि एटम स्टेबल होता है तो कैसे है एटम स्टेबल, इस स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं किया था। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं या नहीं जाते हैं, उसका क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने, या एनर्जी लेवल के बारे में उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए इसकी कमी बताई जाती है कि रदरफोर्ड की क्या है, कमी है। तो ये बातें, सारी बातें जो है पेपर में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 79 एटॉमिक नंबर होता है गोल्ड का, जिसमें भी इनवाल्युएबल होता है। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, इसकी थिकनेस उन्होंने इतना दिया था, अल्फा रे क्या होता है और बीटा रे गामा रे क्या होता है, आपको इनका ऑब्जर्वेशन क्या था और कंक्लूजन क्या निकला। पहला कंक्लूजन क्या था कि एटम के बहुत सारे स्पेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खाली होते हैं, वैकेंट होते हैं। दूसरा क्या बताया था इन्होंने, दूसरा बताया कि जो डेविएट हुआ था, इसका कंक्लूजन उन्होंने ये बताया कि बहुत कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ से वो वापस गुजर गया, वापस लौट गया था, उस जगह को क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, और इसी का क्या नाम दिया उन्होंने, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। अब आपने सब कुछ जान लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं और कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपने जान ली। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको दूसरे मॉडल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, और आप लोग इससे जो है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में ना आया हो तो जो भी आपको रह गई हो, कमी हो गई हो, लग रही हो, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही आप वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें, और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको वीडियोस का जो है अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।